हेलो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन पाठशाला। तो आपकी पाठशाला में नितिन एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ है, जिसमें मैं आपको अपने वही जो रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है आपका, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। और इससे जो मेरी इस वीडियो से पहले मेरी 4 वीडियोज़ और हैं, आप ज़रूर उसे जाके देखिएगा। तो अगर आपको उसमें जिस बच्चे ने नहीं देखी है तो मैं इस वीडियोस के लास्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपका बेस कंप्लीट करेगा। तो मेरी इन पिछली जो 4 वीडियोज हैं, मैंने उसमें टाइप्स के बारे में बताया, सोर्सेज के टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया है, सॉइल्स के टाइप को हम किस तरीके से क्विकली याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें मैंने फोकस किया है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को, रिसोर्सेज को लेकर के आगे बढ़ता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न, यानी कॉजेज़ क्या हैं, सॉइल इरोजन और अर्थ सनमिट, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं, आइए। तो लैंड डिग्रेडेशन मैंने आपको बताया था कि लैंड डिग्रेडेशन की एक डिफाइन बताई थी, तो एक बार फिर से मैं बात बता देता हूँ उसके रीज़न को बताने से पहले। तो लैंड डिग्रेडेशन, ओके, लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय, किसके कारण हो रहा है, कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस, ओके, मल्टीपल फोर्सेस इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। ये मैंने थोड़ा आपको एक डिफाइन या मीनिंग के रूप में इससे पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है इस कॉज्ड, जो उसके कारण होते हैं वो मल्टीपल फोर्सेज होती हैं। मल्टीपल फोर्सेज यानी कारण, कौन सा ऐसा कारक या कारण कि जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसमें दोनों लोग शामिल होते हैं, एक तो ह्यूमन के द्वारा और दूसरा नेचर के द्वारा, यानी प्रकृति के रूप से जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और ह्यूमन यानी मानव द्वारा जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके कारण। ओके, तो अब मैं इसको बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देख लेते हैं। इसी को ही मैं रीजन को इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ इसी के नीचे, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे नेचुरल, NR से नेचुरल रीजन या नेचुरल कॉज, राइट, और यहाँ पे HR से ह्यूमन रीजन, ओके, नेचुरल रीजन और ह्यूमन रीजन कि नेचर के द्वारा वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो नेचर के द्वारा अगर हम बात करें, लैंड डिग्रेडेशन के होने के कारण सॉइल इरोजन एक कारण ये हो जाता है, ओके। दूसरा कारण है आपका टेम्परेचर, विंड आपका, एंड वाटर, ये सब रीजन्स हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन होने के। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जो मानव द्वारा जो रीज़न है वो आपका हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूटिलाइजेशन, ग्रेजिंग, मैक्सिमम ग्रेजिंग, एंड आप एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑन फ्यू हैंड।
राइट। और भी इसके कारण हो सकते हैं, तो जो बेसिक मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया। तो लैंड डिग्रेडेशन होने के जो मेन रीज़न है, इसमें दोनों ही वर्क करते हैं। NR यानी नेचुरल रीज़न, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, नेचुरल रीजन हो सकते हैं या कॉज, ओके। और इधर आपका ह्यूमन रीजन है ये। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सॉइल इरोजन के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है उधर भी हो सकता है। विंड, लगातार अगर विंड बह रही है तो भी। वाटर यानी फ्लड, जैसे आ गया आपका, बाढ़ आ गई, इस तरीके का। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं यानी रीज़न, ये आपको लैंड डिग्रेडेशन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये कॉजेज़ हैं, ये मतलब असिस्ट करते हैं, ये लैंड डिग्रेडेशन में सहायता प्रदान करते हैं होने के लिए, ये कारण है होने के। और वही अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करिए, सब एक्टिविटीज़ यानी मानव द्वारा करने वाले वो काम जिससे नुकसान पहुंचता है भूमि को, डिग्रेडेशन होता है। तो डिफॉरेस्टेशन यानी हम बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, उसके लिए जंगल काट रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है। ओवर यूटिलाइजेशन, हम जो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। मैक्सिमम ग्रेजिंग, ज़्यादा हम ग्रेजिंग कर रहे हैं अपने, मतलब पशुओं और चारागाह के लिए हम भूमि को यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन फ्यू हैंड्स, यानी कुछ ऐसे लोगों पे हमने दे दिए पावर, कुछ ऐसे समूह या ऐसी किसी इंडस्ट्री या कोई भी एक अटॉर्नी हमने दे दी, पावर दे दी, जो अपने रिसोर्सेज को मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के, प्रकृति के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने तरीके से। एक्यूमुलेशन यानी संचय कर रहे हैं, ना भी ज़रूरत है तो भी उसको यूज़ करे जा रहे हैं या स्टोर के रूप में रख रहे हैं। तो ये सब बेसिक कारण है जिससे नुकसान पहुंचता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है, राइट। अब बात आती है कि लैंड को यूज़ करने के पैटर्न क्या है भारत में, यानी जो भारत की जो भूमि है वैसे तो 3.28 है, ओके, स्क्वायर। तो उसमें अब हम ये देखते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, यानी पूरी भारत भूमि को, जो मैंने आपको डिवीज़न में बताया था, इससे पहली वीडियो को चेक करिएगा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, LT3 = P2M, जिसमें P का मतलब मैंने आपको प्लेन्स एरिया जितना हमारे पास अवेलेबल है इन इंडिया, प्लेट्यू के रूप में जो अवेलेबल है, और M यानी माउंटेन के रूप में जो अवेलेबल है। उसकी मैंने परसेंटाइल भी मेंशन करी थी उसमें पावर दे करके, ओके। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूँ, जब तक आप इसको यूज़ करिएगा, सॉरी नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमारे कंप्लीट हुआ था लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी जो लैंड है, जो भूमि है, भारत की भूमि है, वो किस तरीके से हमारी यूज़ हो रही है भारत में, ठीक है। और उसके मैं थोड़े पॉइंट्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताया है, पाई चार्ट के माध्यम से बताया, जो आपके बोर्ड में मैंने पहले से ऑलरेडी बना दिया समझाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए लैंड यूज़ है, जो उसका पैटर्न है। तो पैटर्न किस तरीके से, एक तो ह्यूमन के रूप से यानी ह्यूमन फैक्टर्स के रूप में देखते हैं हम, ओके, और एक नेचर के पैटर्न से यानी नेचुरल फैक्टर्स मान लो आप। तो ह्यूमन फैक्टर्स एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही कंडीशन से हम लैंड को, यानी जो आपके भूमि है भारत की, उस यूज़ कर रहे हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स के माध्यम से और नेचुरल फैक्टर्स के माध्यम से। तो अगर हम बात करें ह्यूमन फैक्टर्स की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, कल्चर, ट्रेडिशन,
एंड आपका जो भी स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर और इसकी बात करें अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की, तो इसमें आपका आ जाएगा हमारा जैसे नेचुरल फैक्टर्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं उसकी भूमि के मतलब जितने भी उपयोग हो सकते हैं, तो नेचुरल फैक्टर्स में अगर हम बात करें लैंड के सभी रूप या टेम्परेचर के तरह हम यूज कर रहे हैं। ओके, क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट में वहाँ की जो जलवायु है, और आपका ETC मान लो आप, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल फैक्टर्स, तो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दो तरीके से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन यानी हम कहाँ रह सकते हैं, जब तक ज़मीन होगी नहीं हमारे, हम रह नहीं सकते, अपनी रेजिडेंसी नहीं बना सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर नापते हैं तो एक ज़मीन के ही भाग से, भूभाग से ही नापा जाता है कि एक ज़मीन के भाग में कितनी पॉपुलेशन है या कितना घनत्व है उसका, राइट। तो हम भूमि को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा यूज़ कर रहे हैं। और जिसमें कल्चर है वहाँ का, आपका ट्रेडिशन, जो भी स्ट्रक्चर हम नवीन निर्माण करते हैं, कुछ भी बिल्डिंग्स बनाना है या कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार, तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, स्किल्स जो डेवलप की जा रही हैं, वो सब लैंड के ऊपर ही करी जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन स्किल्स या ह्यूमन फैक्टर्स के कारण जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा नेचुरल फैक्टर्स के रूप में जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर, वहाँ का जो आपका टेम्परेचर में क्लाइमेट के जितने भी आपके कॉजेज़ हैं वो सब, ठीक है। तो नेचुरल फैक्टर्स में वो सभी कॉजेज आ जाते हैं जिसको हम अपने यूज़ में, यानी सॉइल, मान लीजिए सॉइल के रूप में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर से यूज़ हो रहा है। अब मैंने इससे पहले जो आपकी जो मेरी वीडियो थी वो आप चेक जरूर करिएगा, उसमें मैंने बताया था लैंड को कितने तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें मैंने सारे उसमें पॉइंट्स बताए हैं कि फॉरेस्ट्री में कितना यूज़ हो रहा है हमारा, कितना हमारा वेस्ट में पड़ा हुआ है लैंड, भारत का जो भूभाग है भूमि का। तो इसमें एक आपका चार्ट भी दिया हुआ है आपके बुक में, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर नेट्स ऑन एरिया की बात करें, ठीक है, तो नेट्स ऑन एरिया आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक चार्ट बना है जिसमें दो है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो आपके चार्ट बने हैं सर्किल में, पाई चार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड की मैं बता रहा हूँ, बाकी उस चार्ट तो सेम ही है, बस उसमें क्या है कि जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन, उसमें थोड़ा बस डिफरेंस है, ओके, ईयर का डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ है। वो कलर के अनुसार मैंने उसमें मेंशन कर दिया। तो नेट्स ऑन एरिया वो है 45.26%, ओके। और अदर फैलो करंट, यानी जो हमारी जो तुरंत जो भूमि जो कुछ समय पहले ही उस हमने छोड़ी हुई है और फ्यूचर में हम उसको डेवलप करेंगे, किसके लिए, अपने एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए, तो 18.11% है। बैरन वेस्टलैंड, यानी जो बंजर भूमि पड़ी हुई है हमारे पास, मतलब इसका यूज ही नहीं किया है अभी तक, ऐसी पड़ी हुई है वो, या सरकार उस पर सोच रही है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक स्टिल वैसी की वैसी रखी हुई है। तो 12.01% है। आपका नॉन एग्री, यानी उसमें खेती बाड़ी नहीं हो रही है, राइट, वो कितने परसेंट है हमारे, 4.95%। पेस्चर लैंड, जो चारागाह या पशुओं के लिए जो हम घास वास जो उगाते हैं, जो ग्रामीण लोग, ठीक है, वो लैंड छोड़ी हुई रहती है जिसमें अपने पशु वहाँ पे चारागाह अपना आराम से खा सकते हैं। तो उसके लिए जो लैंड है वो आपका 4.71% है। और वेस्ट ट्री क्रॉप यहाँ पे 1.50% दिखाया है, जो अकॉर्डिंग टू आपके पिक्चर में है। तो उसमें आप देखिए वेस्ट जो लैंड है, यानी ऐसे कुछ खास स्पेशल पेड़,
ट्रीज क्रॉप्स जो हम उगा के रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 1.50% वेस्टलैंड है ये क्रॉप्स के लिए। इसके बाद कल्चर वेस्टलैंड की बात अगर हम करें 6.23%, ओके। और फॉरेस्ट के लिए जो यूज हो रही है वो 3.50% आपकी ये यूज हो रही है भूमि। करंट फैलो यानी जो अभी पिछले 1 साल से कम मान लीजिए या 5 साल से कम, 1 साल से कम समय के लिए जो भूमि छोड़ दी जाती है या 5 साल से कम के लिए भूमि को छोड़ा गया है, आगे उसको मतलब उसकी न्यूट्रिशन पावर को जब वो बैक हो जाएगी तो उसको हम फिर से यूज़ में ले लेंगे, तो वो हमारे पास 3.73% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लैंड का, ये हमने किया है और उसको टाइम टू टाइम हम अकॉर्डिंग टू प्लानिंग उसको हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो लैंड यूज़ पैटर्न में मैंने आपको ये बताया है, आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की, जैसे आप नोट कर लीजिएगा एक बार। तो सॉइल इरोजन में देखिएगा आप, देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया है लैंड के लिए ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आप सॉइल इरोजन की बात करते हैं थोड़ा, तो सॉइल इरोजन में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉइल इरोजन में आप ओके, तो सॉइल इरोजन की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉइल इरोजन थोड़ा डिफाइन के रूप में, द डिस्प्लेसमेंट of upper layer of soil, the displacement of upper layer of soil is called soil erosion due to human and natural activities। मैंने आपको ये बताया थोड़ा एक डिफाइन के रूप में, मैंने ये लिखा है कि जो सॉइल इरोजन होता है उसके होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी जब हम भूमि के जब ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है, उसमें जब कटाव होता है, राइट, या कोई भूमि का एक भाग, सॉइल का अपर लेयर का भाग वहाँ से हट करके दूसरी जगह में चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सॉइल की, ये सॉइल को नुकसान पहुंचाती है, जिसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन में 2 आप फैक्टर को याद रखिएगा। अगर कहीं पे सॉइल इरोजन हो रहा है तो कहीं दूसरी जगह सॉइल फॉर्मेशन ज़रूर होता है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। यानी कहीं पर अगर इरोजन है तो जस्ट ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दूसरी जगह क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन। अब ये होने के जो कारण है, ये मैंने आपको 2 कारण आपको बताए हैं, एक नेचुरल यानी नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हैं उस कारण होता है सॉइल इरोजन, और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ है उस कारण होता है सॉइल इरोजन, ओके। सिंपल सी चीज़ है, देखिए वैसे भी भारत एक ग्रामीण देश है और ज़्यादातर हमने देखा भी है, बस उसको एक थोड़ा एक एजुकेशन के रूप में हम उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो थोड़े मैं वैसे ना लिख करके इसी के नीचे कुछ रीजन्स बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सुविधा रहे याद करने में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर बात करें, माइनिंग, ओवर माइनिंग कर लेते हैं, राइट, आपका ओवर माइनिंग कर लिया, ये भी एक कारण हो सकता है। और इधर नेचुरल में अगर हम बात करें तो ग्लेशियर, एकदम से ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाए, उसका पानी आ जाए, तो एक लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा मात्रा में नदी सॉइल इरोजन करके, मतलब सॉइल का एक बड़ा सा भाग ले जाती है, उसे सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है।
तो ग्लेशियर्स इसमें रेस्पॉन्सिबल होती है। और विंड, लगातार हवा बहती है, अगर उससे भी होता है। हालांकि वो हम देख नहीं सकते क्योंकि एकदम से नहीं होता है वो चीज़। एक लगातार या कंटिन्यूस जब हवा का फोर्स पड़ता है तो वो भी उड़ के चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा रेतीली जगह पे या कहीं ऐसी भूमि जहाँ पर थोड़ी भुरभुरी सी जो मिट्टी हो, सॉइल हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं विंड का बहुत रोल होता है, रेस्पॉन्सिबल होती है सॉइल इरोजन के लिए। माइनिंग आपका हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, ओके। और कंस्ट्रक्शन का वर्क, आप कंस्ट्रक्शन वर्क में सभी ज़्यादातर आ जाते हैं आपका, जैसे बिल्डिंग, रेजिडेंस एरिया, जितना भी हमें अपनी डेवलपमेंट करने के लिए मिट्टी को हम हटाते हैं या खोद देते हैं, ठीक है। तो आपके दो फैक्टर्स मेन है सॉइल एरोजन में जो रेस्पॉन्सिबल हैं। एक ह्यूमन फैक्टर की दृष्टि से अगर देखें, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, एंड ऑन द अदर हैंड वी सी नेचुरल फैक्टर्स, तो ग्लेशियर्स, विंड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वाटर भी, फ्लड आपको जैसे बोल सकते हैं, बाढ़ आ जाती है ज़्यादातर, पानी का एक बड़ा भाग। आप थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप देख लीजिए, ज़्यादातर आप न्यूज़ में आप देखते रहेंगे फ्लड एरिया जहाँ पे सॉइल इरोजन के बहुत सारे एक बिगेस्ट एग्जांपल हैं वहाँ पे। तो ये सब कारण है, राइट। अब बात आती है कि हमें इन सभी फैक्टर्स को मतलब जो ये जितने फैक्टर्स हैं इसको हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान भी चाहिए, तो सरकार उसका समाधान भी करती है। वो समाधान क्या है, वो पॉइंट वाली बात है, क्योंकि उसको हम कंजर्वेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा कंजर्वेशन, यानी किसी चीज़ का बचाव करना या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड होना। तो एक क्वेश्चन आपका मोस्टली इसमें आ भी जाता है, कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व सॉइल इरोशन, हाउ टू कंजर्व लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें है ना। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उसमें सुझाव मांगे जाते हैं। तो ये आप थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। आगे आप देखिए, तो थोड़ा मैं इसके वो लिख देता हूँ, इसको पूरा इरेज ना करते हुए मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। तो कंजर्वेशन किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, यानी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, राइट, या कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए मेन, क्योंकि मिट्टी को पेड़, प्लांट्स जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना, जड़ होती है, वो मिट्टी को जकड़ लेती है, तो एक मजबूती मिल जाती है सॉइल को। तो सबसे अच्छा पहला जो आपका एग्जाम्पल है, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, प्लांटिंग, राइट। प्लांटिंग करना, पेड़ पौधे लगाना, वृक्षारोपण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करना। दूसरा आपका मेन रीज़न, आपका जो कॉज है वो क्या है, मतलब प्लांटिंग तो हो ही सकती है, लेकिन जो मतलब दूसरा जो मेन रीज़न है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका सबसे अच्छा हो सकता है, जैसे कि हम मतलब आप ये समझ लीजिए फैसिलिटी, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो सरकार क्या है, कैनल्स बना देती है। क्या बना देती है, कैनल्स। तो कैनल बना करके, जैसे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जा रहा है तो हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कैनल बना सकते हैं, कैनल की डिगिंग कर लें, यानी कैनल को खोद ले, और जहाँ पे जो खेत में जिसमें मतलब पानी आ रहा है तो उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कैनल बना करके। तो एक दूसरा एक मॉडर्न के रूप में ये हो गया। और जो ओवर जनरल जो हमारा सुझाव है वो प्लांटिंग हो गया, कैनल हो गया, कैनल के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका प्रोटेक्ट के नेचर में हम देखते हैं। तो प्रोटेक्ट के नेचर में अगर हम बात करें, प्रोटेक्ट टू रिवर्स फ्लडेड
एरिया, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट टू रिवर्स फ्लडेड एरिया, यानी ज़्यादातर वो हम वो एरिया जहाँ पे ज़्यादातर हर साल बाढ़ आती है, राइट। तो जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है हमें उन एरियो में ज़्यादा फोकस करना है, तो उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी ऑलरेडी हमें एक प्रिपेयर रखना है, ऐसे एरियाओं को के लिए प्रिपेयर्ड रहना है जहाँ पर बाढ़ आती है, और उसके लिए ऑलरेडी हमें पहले से सुझाव हमें बना के रखने हैं। तो मेजर ये हमारे रीजन्स हो सकते हैं, वो सारे एक उदाहरण हो सकते हैं जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक हाइलाइट्स के रूप में बता रखे हैं, और डिटेल में भी और भी बहुत सारे उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कि सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। अब लास्ट में जो आपका एक आता है वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब एक लास्ट में आपका वैसे वो लास्ट नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको लास्ट में अर्थ समिट आपने सुना होगा, अर्थ समिट, ठीक है ना। तो अर्थ समिट देख लीजिए। अर्थ समिट की हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ समिट 1992 कब हुआ था ये, 1992, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे हम। तो अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, और कहाँ हुआ था वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, नाम याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील। ठीक है। तो ये एक अर्थ समिट, ये क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस किस चीज़ की, कि ज़्यादातर जब ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब हम मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ने लगे, मॉडर्नाइजेशन होने लगे, हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे, तो हम हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ओवर यूटिलाइज करने लगे रिसोर्सेज को, जिससे उसके बैड रिजल्ट आने लगे ऑल ओवर द अर्थ। तो ऑल ओवर अर्थ में जब इन्वायरमेंटल डैमेजेस होने लगे बहुत सारे, तो एक अर्थ समिट को रखा गया, पहली बार एक ऐसा अर्थ समिट रिगार्डिंग किसके लिए, नेचर के लिए, ठीक है ना, नेचर के लिए रखा गया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक, राइट। तो पर्पस क्या था, बहुत सारे, यानी कम से कम उस समय बहुत सारे, तो कहना थोड़ा वो हो जाएगा, तो मैं आपको कम से कम 100 स्टेट्स, जितने भी आपके नेशंस थे उसमें से 100 आप मान लीजिए, कम से कम 100 स्टेट्स ने उसको एड्रेस किया था, यानी वो लोग शामिल हुए थे अर्थ समिट में, और उन्होंने विचार किया कि इन्वायरमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक, यानी जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए आपस में, ठीक है। और वो किन किन मुद्दों पर, वो ज़्यादातर पॉवर्टी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आपका डिजीज़ के ऊपर, राइट, डेवलपमेंट के ऊपर,
DEVOL DEVELOPMENT, ठीक है, डेवलपमेंट। तो मोस्टली ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स रखे गए, विचार किया गया इन पर अर्थ समिट पर, और इस तरीके से 21 कम से कम पॉइंट्स थे। कितने पॉइंट्स थे? 21 सेम, पर उनमें से ये ज़रा मेन थे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। बाकी मैं यहाँ पे ETC लगा देता हूँ, एक्सेट्रा। और भी पॉइंट्स थे, लेकिन जिनमें फोकस किया गया था वो ये थे पॉइंट्स कि नेशनल लेवल पर, यानी कई राष्ट्र, यानी पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड की बात जो हम कर रहे हैं, जिसमें 100 स्टेट उस समय कंट्री शामिल हुई अर्थ समिट में, जिनको इन्वायरमेंट के ऊपर विचार करना था, जो भी डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट पर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें। तो इन दोनों मुद्दों पर हमें विशेष रूप से विचार करना था, सुझाव निकालने थे। तो उसको हम 21 हमने एजेंडा रखे। कितने एजेंडा? 21 एजेंडा यानी मुद्दे। तो 21 मुद्दों में क्या हुआ था? सिग्नेचर हुआ था, राइट। 21 मुद्दों में सिग्नेचर किए गए थे। सभी 100 जो स्टेट्स थे या कंट्रीज थी आपस में, जो जिन्होंने अर्थ समिट करा था। कहाँ पे करा था? ब्राज़ील जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील जगह में जो एक जो लोकेशन है वो है रियो डी जेनेरो, राइट। ये जगह का नाम है, और ये कहाँ पर है? वो ब्राज़ील में। और अर्थ समिट कहाँ हुआ था? 1992 में ये हुआ था। मुद्दे क्या थे? पॉवर्टी के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स का, हमें जो भी दिक्कत हो रही है उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। एजुकेशन की डिजीज़ यानी बीमारियां जो नई बन रही है, तो हमको मिलजुल के हमें क्या करना है? काम करना है। जैसे आपने प्रेजेंट में WTO आपने देखा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस समय प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। एट द सेम वे we have to consider about this points of view: poverty, education, disease, development, and right, and we have taken 21 agenda, okay। और इसमें सिग्नेचर हुआ था। तो अब इसको अगर हम देखें ओवरऑल, इसका जो रिजल्ट निकला है वो फाइनली क्या रिजल्ट निकलता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके उसमें भी है, ज़्यादा नहीं है डिटेल में, लेकिन एक हाईलाइट्स के रूप में दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसको क्या कर सके? आराम से उसको यूटिलाइज कर सके। ऐसा ना हो कि उनके लिए वो ख़त्म हो जाए। जैसे कि पानी है, ठीक है, तो वाटर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वेस्ट नहीं करें, जितना हमें उपयोग है उतना हमें यूज़ करना चाहिए, और उसको एक प्री प्लान करके या लोगों को सुझाव के माध्यम से समझा करके हमें उसे यूज़ करना है। तो बस एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका और देख लेते हैं। तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो अर्थ समिट में मैंने आपको ये बता दिया, ये थोड़ा सा एक हाईलाइट है, इसे आप थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। और मैंने ये लिखा इस तरीके से है कि आपको याद हो जाए। देखिए, लिखने में तो एक पैराग्राफ के रूप में लिख दूंगा, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा वो, क्यों? अभी आपने याद किया, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हैं। तो देख लीजिए, अर्थ समिट ये कहाँ हुआ था? 1992 में ये इस डेट पर हुआ था। और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, इसको इस तरीके से हम पूरा उसको मतलब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मतलब ये है कि कई राष्ट्रों का एक समूह, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी। कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पर करी थी? इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर, वर्ल्ड लेवल पर, राइट। और उसके बाद पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी के ऊपर है। एजुकेशन के ऊपर हमें मतलब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। डिजीज़ के ऊपर करना है। डेवलपमेंट हमें करना है। और डेवलपमेंट किस तरीके से करना है? कि सस्टेनेबल तरीके से करना है, यानी प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। और इकोनॉमिक आपका क्या ना हो? क्राइसिस ना हो, ठीक है। जैसे 1930 में आपकी एक डिप्रेशन का टाइम आया था। आपने अगर पढ़ा हो हिस्ट्री तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में? अर्थ समिट के बारे में। तो जब उसका ओवरव्यू अगर हम देखें, तो ओवरव्यू से हमारा ये रिजल्ट निकलता है उस मीटिंग से कि अब हमें जो भी वर्क करना है, यानी देखिए डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी नीड्स है उसको हमें पूरा करना है। उसके लिए हमें डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और डेवलपमेंट की आवश्यकता के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अब बात आती है मेन जो हमारा जो टॉपिक है रिसोर्सेज के ऊपर। तो हमें डेवलपमेंट जो करना है वो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करके उसको कम वेस्ट हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए, सिंपल सी बात, राइट। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और किसी भी फैक्टर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए किसको, कि जो फ्यूचर में जो नीड्स है, किसकी नीड्स है, फ्यूचर में जो नीड्स है उस नीड्स से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि ठीक है वो नेक्स्ट जनरेशन खुद देख लेगी, हमें अपनी पूर्ति को पहले पूरा करना है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ना लेते हुए हमें कैसे करना है डेवलपमेंट विदाउट डैमेज टू एनवायरनमेंट, यानी वातावरण को अपने नुकसान बिना पहुंचाए हुए हमें ये डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। तो सरकार को हमें इस तरीके से प्लान बनाने हैं कि रिसोर्सेज को एक लॉन्ग टर्म के रूप में हम यूज़ करते रहें और उसको डैमेज ना करें, उसको यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, लेकिन सही तरीके से। जैसे कि वाटर है हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले और भी वीडियोज़ में, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए हमें ग्रो करना है, राइट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले की जो मेरी वीडियोज़ थी वो सभी वीडियोज़ में अगर आपको फार्मूलेज यानी हाउ टू क्विक हम कैसे याद कर सकते हैं, वो मैंने शॉर्ट फार्मूले भी बताए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा रिसोर्सेज, और ये कंप्लीट हो चुका है। और भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, तो स्पेशली मैं उसमें वीडियो भी बना दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर आप क्या करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे आगामी वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ सामने आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा। तो मेरी सभी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।